यह सब देखते हुए नैना का गुस्सा आखिरकार फूट ही गया। माँ, लगता है आप भूल गई हैं कि आपकी कोई दूसरी बेटी और दामाद भी है। जीजा जी की पसंद का खाना आपने बनवाया, मगर मुझे तो एक बार भी नहीं पूछा कि इनको क्या पसंद है। मैं देख रही हूँ जब से हम आए हैं हमारे साथ सिर्फ भेदभाव ही किया जा रहा है। दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में रहती थी दो बहनें, सुनीता और नैना। सुनीता बहुत ही तेज तर्रार और चालाक थी, तो वहीं नैना बिल्कुल सीधी साधी और सरल थी। दोनों बहनों का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। जहां सुनीता की शादी एक बड़े व्यापारी राजू से हुई थी, वहीं नैना का पति अनिल एक छोटा सा किसान था। नैना गरीब थी मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो रोज माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। उसे अपनी 2 वक्त की रोटी में ही सुकून था। वहीं दूसरी ओर बड़ी बहन सुनीता तो अपने बड़े बड़े सोने और हीरे के गहनों को दिखाना तक कभी नहीं भूलती थी। दूसरों के काम आना तो दूर, उसे अपने अलावा किसी और से मतलब तक नहीं था। मेरे छोटे भाई की शादी तय हो गई है। मेरी होने वाली भाभी बहुत अमीर और बड़े घर से है। सुना है उसके पिता के पास इतना सोना है कि हमारे पूरे गांव को एक एक तोला दे दें तो भी खत्म ना हो। अच्छा, ये तो बढ़िया है। तैयारी कर लो फिर। मैं रामपुर गांव जाने के लिए टिकट करवा दूंगा। अरे टिकट क्यों जी, गाड़ी बुक करवाइए ना। आखिर औरों को भी तो पता चले कि मैं आपकी यानी श्यामपुर गांव के सबसे अमीर व्यापारी की पत्नी हूँ। अच्छा, ठीक है। आप कहती हैं तो ऐसा ही होगा साहिबा। सुनिए जी, अगले महीने मेरे छोटे भाई की शादी तय हो गई है, पर मैं सोच रही थी कि हम ना जाएं। नहीं जाएंगे? क्यों? एक ही तो भाई है तुम्हारा। आखिर उसकी शादी में क्यों नहीं जाओगी तुम? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं जी, कोई भला मुझसे क्या कहेगा। वो क्या है ना, दीदी और जीजा जी हर बार की तरह वहाँ आपकी और मेरी स्थिति का मजाक उड़ाएंगे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। खुद का मजाक मैं भले ही सुन लूं, पर आपके बारे में मेरे मायके वाले गलत बोलते हैं तो मेरा दिल बहुत दुखता है। मैंने तय कर लिया है जी, हम नहीं जाएंगे बस। जाएंगे तो हम जरूर पगली। तुम चिंता मत करो, हम थोड़ी देर में ही वापस लौट आएंगे। मगर यूं घर की शादी में शामिल न होना ठीक नहीं है। अच्छा, तो बताइए जी, भाई और भाभी को देंगे क्या हम? खुद तो हमारे पास एक भी गहना है नहीं। आखिर उन्हें क्या तोहफा देंगे बताइए। तुम्हारा भाई बहुत समझदार है, भाग्यवान। उसके लिए तुम्हारे आशीर्वाद से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन मानो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। मैं सेठ से थोड़े पैसे उधार मांग लेता हूँ, उससे हम कुछ खरीद लेंगे। तुम चिंता मत करो। अनिल और नैना की सारी बातें सुनीता उनके घर के बाहर ही खड़ी होकर सुन रही होती है। अनिल काम पर जाने के लिए घर से निकलता है तो सुनीता पास के ही एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वह अपनी बहन को गरीबी में देखकर मन ही मन खुश होती है और अपनी अमीरी पर घमंड करती है। अरे तुझे क्या लगता है नैना, तू शादी में जाएगी नहीं तो क्या मैं तुझे कुछ बोल नहीं पाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुझ में और मेरे में कितना अंतर है ये तो मैं तुझे बताकर ही रहूंगी। सुनीता पानी भरने के बहाने अपनी बहन नैना के घर जाती है। अरे नैना, कुएं से पानी भरने नहीं जाना है क्या? आजा, साथ में चलते हैं दोनों। जी दीदी, पानी भरने जाना है, पर आज आप यहाँ कैसे? रोज तो आप खुद अकेले ही चली जाती है ना। अरे नैना, अब अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए मुझे किसी के आमंत्रण की जरूरत थोड़ी ना है। बस दिल करा तुझसे मिलने का तो आ गई। वैसे भी तेरी छोटी झोपड़ी की ठंडी हवा मुझे अपने महलों जैसे घर में कहाँ मिल पाती है। सुनीता हर बात पर अपनी छोटी बहन नैना को यूं ही ताने सुनाया करती थी। नैना बहुत भोली भाली थी, इसलिए सुनीता के वज्र से भी कठोर शब्द सुनकर भी वह सब घाव सह लेती थी। उसके संस्कारों ने उसे शालीनता से बांधा जो हुआ था। ठीक है दीदी, मैं अभी घड़ा लेके आती हूँ, फिर हम साथ में चलेंगे।
नैना और सुनीता पानी भरने के लिए निकल जाती हैं। पर रास्ते में भी सुनीता नैना को कठोर बातें सुनाने का मौका नहीं छोड़ती। अरे नैना, सुना है हमारी होने वाली भाभी तो बहुत अमीर है, बहुत सोना है उसके माता पिता के पास। हमने तो भाई और भाभी को एक एक सोने की चेन देना का सोचा है। वो क्या है ना, 4 लोग भाभी के यहाँ से भी आएंगे तो हमारी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। वैसे तुमने क्या तोहफा देने का सोचा है भाई को? कुछ देने भी वाली हो कि नहीं? कहीं सिर्फ एक फूलों की माला से तो मुंह दिखाई नहीं कर दोगी ना भाभी की? सुनीता को पता था कि नैना के कान में कुंडल तक नहीं थे, फिर भी वो उसका उपहास करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ताने सुन सुन के परेशान होने वाली नैना ने भी सुनीता को सुना ही दिया। हम रिश्तों को पैसे से तोलने वालों में से नहीं है दीदी, आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। दे देंगे कोई अच्छा सा तोहफा हम भी। जरा थोड़ा जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल की कल्पना करने में ही हमारा आज का पूरा दिन बीत जाए। नैना और सुनीता पानी भरने के घाट पे पहुंची। घाट के पास में ही एक बूढ़ी महिला की झोपड़ी उन दोनों ने देखी। अरे नैना, ये झोपड़ी तो पहले कभी देखी नहीं, तुमने देखी है क्या? नहीं दीदी, आज से पहले मैंने भी कभी नहीं देखी। लगता है कोई हमारे गांव में नया आया है। आओ देखते हैं। नैना और सुनीता झोपड़ी के बाहर ही खड़ी थी कि अंदर से आवाज आई। अरे कोई है क्या? कोई है तो मेरी मदद करो। अरे अम्मा, बताइए आपको क्या मदद चाहिए? आपको पहले तो हमने कभी यहाँ नहीं देखा। आप गांव में अभी अभी आई हैं। अरे बेटा, हम बूढ़े लोगों को तो वैसे भी लोग देख के भी नजरअंदाज कर दिया करते हैं। मुझे पीने का पानी चाहिए। मेरे घुटनों में दर्द है, इसलिए नीचे उतर के नहीं जा सकती। क्या तुम मुझे एक घड़ा पानी भर के ला दोगी बेटी? हाँ माँ, क्यों नहीं, आप यहीं रहिए, मैं अभी भर के लाती हूँ। अरे नैना, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रही हो? इन जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, सब काम खुद कर सकती होंगी ये, लेकिन बस तुम्हें देखा तो बहाना बनाने लगी। हमें घर भी तो जाना है, तुम इन्हें मना कर दो, नहीं तो मुफ्त में रोज ही इनकी चाकरी करनी पड़ेगी। हाँ दीदी, कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे आप मेरी बहन है ही नहीं। क्या आपको दिख नहीं रहा अम्मा की उम्र कितनी है? अगर वो बाकी काम खुद करती भी हो, फिर भी हमें दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। ठीक है नैना, तुम करो इनकी चाकरी, मैं तो चली घर, मुझे शादी की तैयारी भी करनी है। क्या हुआ बेटा, ला दोगी ना पानी? मैं घड़ा ले आऊं अंदर से? जी अम्मा, आप ले आइए घड़ा, मैं आपको पानी भर पे दे देती हूँ। अम्मा अंदर के कमरे से 2 घड़े लेके आती हैं, एक मिट्टी का और एक सोने का। दोनों ही घड़े सुंदर होते हैं। सोने का घड़ा तो ऐसे चमक रहा होता है मानो सूरज से बना हो। सोने के घड़े को देख के सुनीता चौंक जाती है और वहीं खड़ी रहती है। ये घड़े हैं मेरे पास बेटा, बताओ किसमें लाओगी पानी तुम? अम्मा, आप अभी ही गांव में आई हैं, हो सकता है आपके सोने के घड़े में थोड़ी मिट्टी लगी हो, उसे साफ करने में समय लग जाएगा। आज आप मुझे मिट्टी वाला घड़ा ही दे दीजिए, मैं उसी में पानी ले आऊंगी, मुझे घर भी वापस जाना है। अच्छा बेटी, ठीक है, तुम मेरे मिट्टी के घड़े को ही ले जाओ, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। नैना बूढ़ी अम्मा के लिए घाट से पानी भर के ले आती है। सुनीता उधर सोच में पड़ जाती है। अरे दिखती तो छोटी सी झोपड़ी है, मगर इस बूढ़ी अम्मा के पास तो सोने का घड़ा है, सोने का। अगर घड़ा सोने का है तो गहने तो हीरे के होंगे। लगता है इनके पास कोई बेटा बहू भी नहीं है। अगर मैं भी इनकी चाकरी करूं तो हो सकता है मेरे हाथ भी कुछ कीमती लग जाए। अरे नैना, मुझे लगता है तुम ठीक ही कहती हो, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की मदद तो करनी ही चाहिए। कल तुम मुझे मौका देना, मैं उन बूढ़ी अम्मा के लिए पानी ले आऊंगी। रात को सुनीता और नैना दोनों अपनी पतियों को पूरी घटना सुनाती हैं। क्या कहा भाग्यवान तुमने? सोने का घड़ा? मैंने ठीक तो सुना है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, सोने का घड़ा था
दीदी के तो सोने के घड़े को देख के होश ही उड़ गए थे। कह रही थी कल से वो ही उन बूढ़ी अम्मा के लिए पानी भर के लाया करेंगी। मुझे लगता है उनके मन में जरूर कुछ लालच है। आजकल किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता है भाग्यवान। तुम तो जानती ही हो कि दीदी कैसी हैं। उन पर जरा नजर रखना, कहीं ऐसा न हो कि वो अम्मा का घड़ा चुरा ही ले। आप सही कह रहे हैं जी, दीदी ने तो गिरगिट से भी तेजी से रंग बदल लिए। मुझे लगता है उनने सेवा का भाव नहीं लालच है। खैर आप बताइए, क्या आपने सेठ से उधार की बात की? दीदी आज फिर हमारे हालातों का मजाक बना रही थी तो मैंने भी कह दिया कि हम भी कोई तोहफा दे ही देंगे। आपको जुगाड़ लगाइए ना जी। तुमने उन्हें जवाब दिया, ये ठीक है भाग्यवान, लेकिन उधार भी कितना ही मिल जाएगा हम गरीबों को। ज्यादा उम्मीद मत लगाना तुम। आज खेत में काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैं सेठ के पास नहीं जा पाया। कल जरूर चला जाऊंगा, मगर तुम याद रखना कि हम अपनी हैसियत में रहकर ही भेंट देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी सेठ कुछ पैसे देंगे तो कम से कम मायके में मुंह दिखाने लायक तो उपहार आ ही जाएगा। मुंह वो छुपाते हैं भाग्यवान जिन्होंने कुछ गलत काम किया हो। हम भले ही 2 रोटी खाते हों मगर अपने हक की खाते हैं। ईमानदारी से काम करने वालों को मुंह दिखाने में शर्म कैसी? आप यहाँ तो सब कह रहे हैं जी। जब मेरे साथ मायके जाएंगे ना, तब देखिएगा वहाँ कितने अमीर लोग आएंगे। हमें नीचा महसूस होगा ही। भाग्यवान, हम गरीब हैं मगर गद्दार नहीं। मुझे किसी के पैसे से कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। हम किसी का नहीं खाते हैं। जहां नैना और अनिल शादी के तोहफे की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं सुनीता और राजू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अरे भाग्यवान, क्या कह रही हो? सोने का घड़ा? अरे वाह वाह वाह। मैं तो कहता हूं तुम अपनी बहन के साथ नहीं बल्कि अकेले ही जाओ। मौका मिले तो उनका आशीर्वाद लेना, चरण दबाना। जिनके पास घड़ा ही सोने का हो, उनके पास तो और भी बहुत कुछ होगा। सुना है शहर में तो आजकल लोग जानबूझ के छोटी झोपड़ी और घर में रहते हैं ताकि उनके माल पे किसी की नजर न आए। जी मैं समझ गई, कल मैं अकेले ही जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो नैना उनकी नजरों में बड़ी बन के सारा खजाना खुद ही ले जाए। अगले दिन अनिल सेठ से पैसे उधार मांगने जाता है। सेठ जी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरे घर में एक शादी है, इसलिए थोड़े पैसों की जरूरत थी। मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा। अरे अनिल, मुझे पता है तुम कितने मेहनती हो। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सेठ, 5,000 रुपए। 5,000? यह तो कुछ ज्यादा है अनिल। इतने पैसों के लिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ गिरवी जरूर रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि हम कितने गरीब हैं। कुछ गिरवी रखने को हमारे पास है ही कहां। अगर तुम्हारे पास कोई गहने नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। तुम्हारा घर तो है ना, उसके कागज ही तुम मेरे पास रखवा दो। इससे मुझे भी थोड़ी सुरक्षा हो जाएगी। बाकी तुम चिंता मत करो, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। बस अपने घर के कागज कल लेते आना। अनिल मान जाता है और अपने खेत पर काम करने चला जाता है। उसके माथे पर उधार के पैसे की चिंता साफ दिखाई दे रही थी, मगर अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसने सब स्वीकार कर लिया। भाग्यवान, मैंने पैसे उधार मांग तो लिए हैं, मगर हम इतने पैसे चुकाएंगे कैसे? सेठ जी ने घर के कागज गिरवी रखने को कहा है। इस घर के अलावा हमारे पास और है ही क्या? अगर ये भी चला गया तो हम कहां सिर छुपाएंगे? आप चिंता मत कीजिए जी, मैंने पहले से ही सोच रखा है। ये पैसे चुकाने के लिए मैं लोगों के घर खाना बनाना शुरू कर दूंगी। आप तो पहले ही दिन भर खेत में काम करते हैं, मैं कुछ काम शुरू कर दूंगी तो हमें घर चलाने में भी आसानी होगी। कहते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। आप देखिएगा हमारे दिन भी बदल ही जाएंगे।
मुझे तुम्हारा काम करना पसंद तो नहीं है, भाग्यवान। मगर अगर तुम कहती हो तो ठीक है, हम देख लेंगे। तुमने अपने शब्दों से मेरे मन के बोझ को हल्का कर दिया है। अगले दिन नैना सुबह जल्दी उठ के मंदिर में भगवती माँ दुर्गा की पूजा करने निकल गई। पूजा करने के बाद वो घाट से ताज़ा पानी भरने के लिए जाती है तो अम्मा उससे अपने लिए भी पानी भरने को कहती है। पर इस बार अम्मा उसे सोने का नहीं बल्कि हीरे का घड़ा देती है। जाओ बेटी, आज तुम इस घड़े में ही पानी भर के ले आओ, मैंने ये साफ कर दिया है। अम्मा, आपके पास सोने और हीरे के पानी के घड़े हैं, आप इन्हें संभाल के रखिएगा। लोगों की नीयत कब बदल जाए कुछ पता नहीं है, और आप तो रहती भी अकेली हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं ये सब अच्छी तरह से जानती हूँ। लोगों की पहचान है मुझे। जिंदगी बीत गई मेरी बदमाश लोगों को सबक सिखाते हुए। तुम मुझे साफ दिल की और ईमानदार लगती हो, इसलिए तो तुम्हें अपना कीमती घड़ा दिया है। जी अम्मा, ठीक है, बस मुझे आपकी फिक्र हुई इसलिए मैंने कह दिया। वैसे बदमाश लोगों को सबक सिखाने से क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं बेटी, वो तो बस यूं ही। वैसे सुबह से प्यास लग रही है मुझे, आज तुम्हारा पानी लाके देने का दिल है भी या नहीं? अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं अभी आपके लिए पानी भर के लाती हूँ। माफ कीजिएगा, थोड़ा बातों में फंस गई। बूढ़ी अम्मा ने चालाकी से अपने शब्दों को वापस ले लिया। नैना को भी कोई शक नहीं हुआ। वो बूढ़ी अम्मा के लिए घाट से पानी भर के ले आई और अपने घर वापस लौट गई। वहीं दूसरी ओर सुनीता देर से सोकर उठी। वो अमीर थी, इसलिए उसके घर में नौकर चाकर थे। देर से उठने की वजह से सुनीता बूढ़ी अम्मा के घर दोपहर में पहुंची। अम्मा ने सुनीता को बता दिया कि वो पहले ही नैना से पानी भरवा चुकी हैं, इसलिए आज उन्हें पानी भरवाने की और जरूरत नहीं है। यह सुनते ही सुनीता चिढ़ गई और गुस्से में अपने घर वापस पहुंची। अगले दिन सुनीता और नैना अपने भाई की शादी के लिए गांव से निकल गए। जहां सुनीता एक बड़ी गाड़ी में अपने मायके आई थी तो वहीं नैना तो पैसेंजर ट्रेन से ही अपने मायके पहुंच पाई। नैना और उसके पति के लिए एक छोटी सी झोपड़ी में रहने की व्यवस्था की गई थी तो वहीं सुनीता के लिए घर में ही एक बड़े कमरे में रुकने की व्यवस्था थी। देख लिया आपने जी, मैंने कहा था ना हमारे साथ यहाँ भेदभाव जरूर होगा। दीदी और जीजा जी को घर के ही एक बड़े कमरे में रोका है और हमें इस छोटी सी झोपड़ी में भेज दिया गया। अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ जी, वापस चलिए, अपनी और बेइज्जती मैं अब नहीं करवाना चाहती। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है, भाग्यवान। तुम यहाँ अपने भाई के लिए आई हो और किसी पे ध्यान ही मत दो। बस आपकी यही बातें तो मुझे बुरी लगती हैं। आपकी जगह और कोई होता तो यूं अपना अपमान कभी ना सहन करता, मगर आप तो हमेशा सिर्फ मुझे ही समझाते रहते हैं। भाग्यवान, तुम समझदार हो इसलिए तो तुम्हें समझा रहा हूँ। कर्मों का फल सबको मिलता ही है। ईश्वर की सृष्टि में न्याय है, अन्याय नहीं। मैं तो ये तभी मानूंगी जब मुझे अपने साथ बुरा करने वाले लोगों के दिल में पश्चाताप की अग्नि दिखाई देगी, अन्यथा नहीं। नैना को अपने साथ हो रहे पक्षपात पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन सभी को खाने पे बुलाया जाता है। अरे बेटा राजू, आपने तो कुछ लिया ही नहीं है। मुझे पता है आपको राजमा चावल बहुत पसंद है, इसलिए खास हलवाई से कहकर हमने आपके लिए सबसे अच्छे वाले बासमती चावल बनवाए हैं। सुनीता बेटा, राजू से कहो ना कि वो अच्छे से खाएं। हमारे दामाद तो हमारे लिए बेटे जैसे ही हैं। जहां राजू को नैना की मां बार बार खाने को कह रही थी तो वहीं अनिल और नैना से उनकी मां ने एक बार भी खाने के लिए नहीं कहा। यह सब देखते हुए नैना का गुस्सा आखिरकार फूट ही गया। मां, लगता है आप भूल गई हैं कि आपकी कोई दूसरी बेटी और दामाद भी हैं। जीजा जी की पसंद का खाना आपने बनवाया, मगर मुझे तो एक बार भी नहीं पूछा कि इनको क्या पसंद है। मैं देख रही हूँ जब से हम आए हैं हमारे साथ सिर्फ भेदभाव ही किया जा रहा है। दीदी और जीजा जी को आपने घर का सबसे बड़ा कमरा रहने को दिया और हमें
एक छोटी सी झोपड़ी। हम सब कुछ बर्दाश्त करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास दिल ही नहीं है। हम गरीब हैं तो क्या आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? नैना आगे और कुछ बोल नहीं पाती। कमरे में पूरा सन्नाटा छा जाता है। उसके आंसुओं की आवाज सुन उसके पिताजी वहां पहुंचते हैं। अरे नैना बेटी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, तुम्हें किसने रुलाया है? कुछ नहीं पिताजी, बस थक गई हूँ दीदी के ताने और माँ के पक्षपात से। दीदी और जीजाजी को तो उनके पसंद का खाना, एक अच्छा कमरा, तारीफें आदि सब मिलता है, और यहाँ हमें सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी में रुकवाया गया, और हमसे ये तक नहीं पूछा गया कि हमने रात को खाना खाया या नहीं। माँ का तो मुझे पता है, पर पिताजी आप कब से रिश्तों से बढ़कर पैसे को समझने लग गए? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? सिर्फ दीदी ही है क्या? मैं शादी की तैयारी में बहुत व्यस्त हूँ बेटा। मुझे तो पता भी नहीं कि किसको कहाँ रुकवाया गया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटी, अब ऐसा और कुछ नहीं होगा। तुम ये सब बातें भूल जाओ। आओ सब मिलकर खाना खाते हैं। 4 दिन बीतेंगे और सब भूल जाएंगे पिताजी। अगली बार फिर से ऐसा ही होगा। मैं पिछले 5 सालों से यही सब देखती आई हूँ। भावनाओं का तो आप लोगों के आगे कोई मोल ही नहीं है। दीदी के पास इतने गहने हैं, उनमें से वे सिर्फ एक सोने की चेन भाई को देंगी तो वो बहुत बड़ा माना जा रहा है, मगर मेरे पास एक भी गहना नहीं है, और हम अपने घर को गिरवी रखकर भाई को तोहफा दे रहे हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं। माफ कीजिएगा दीदी, मगर सोने की चैन कोई मामूली तोहफा तो है नहीं, और बड़े लोगों को तो हम बड़ी जगह में ही रुकवाएंगे ना। वैसे भी गांव में आपका घर तो बहुत छोटा है, तो आपको तो छोटी झोपड़ी में रहने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप बेमतलब में ही बात का बतंगड़ बना रही हो दीदी। वाह छोटे वाह, आखिर तुम भी लालच में आ ही गए ना। रिश्ते में बड़ी बहन तो मैं भी हूँ तुम्हारी, मगर मेरे सामने जबान उठाने में तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा। देखा आपने जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ आना गलती है, पर कोई बात नहीं, गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है ना। हम अभी इस घर से जा रहे हैं और अब कभी यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। नैना अपनी बेइज्जती होने के बाद घर से बाहर आ जाती है, और वहाँ उसे रोकने के लिए सिर्फ उसके पिता ही आते हैं और कोई नहीं। बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? दामाद जी, हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। यूं घर की शादी को छोड़ के मत जाओ बेटा। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं पिताजी? एक आप ही तो हमें मनाने आए हैं, और तो कोई आया तक नहीं। आपको हमारे आगे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नैना को भी यही समझाता हूँ कि वो ये सब बातों पे ध्यान न दे और बस अपनों से मिलने आई है, इसको याद रखे। पिताजी, आप कहते हैं तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन शादी खत्म होते ही हम चले जाएंगे, और मुझसे भाई से बात करने को भी मत कहिएगा, उसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। बेटा, और कोई नहीं आया तो क्या हुआ? जब तक तुम्हारे पिता हैं तुम्हें और किसी की जरूरत भी नहीं है। मैं आज रात को तुम्हारे और दामाद जी के साथ ही रुकूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुम लोगों से। जहां नैना और सुनीता अपने भाई की शादी में व्यस्त थी, वहीं दूसरी ओर उनके गांव के पास कई चोरी की घटनाएं हो रही थी। पुलिस लगातार गांव वालों से पूछताछ करती, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। गांव में न तो कोई आधुनिक साधन थे और न ही कोई मोबाइल और कैमरे, इसलिए चोरों को पकड़ पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। अरे भाई, लगता है अब हमें भी अपनी जमा पूंजी शहर के किसी बैंक में जमा करवा देनी चाहिए। क्या पता चोर कब किसके घर धमके। सही कह रहे हो भाई तुम। दिन रात मुझे भी अपने घर की चिंता लगी रहती है। न जाने हमारे गांव में क्या हो गया है। नैना और सुनीता को अपने गांव में लौटते ही गांव में हो रही चोरी की खबर मिलती है। सुनिए जी, मुझे तो किसी भी हालत में वो बूढ़ी अम्मा का घड़ा चाहिए। शादी के सारे दिनों में भी मेरा मन तो बस वहीं अटका हुआ था। हाँ भाग्यवान,
सोने का घड़ा अगर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। मगर ध्यान रखना, गांव में चोरी भी हो रही हैं, कहीं ऐसा न हो तुमसे पहले वो चोर ही घड़ा ले जाए। अगले दिन सुनीता एक योजना बनाती है और नैना को फिर से अपने साथ पानी भरने के लिए जाने को कहती है। नैना मान जाती है, मगर जैसे ही नैना अपना घड़ा लेके पानी भरने जाती है, सुनीता उससे कहती है, अरे नैना, तू मेरा घड़ा भी भर देगी क्या? वो क्या है ना, शादी की थकान अभी तक गई नहीं है, पैर में थोड़ा दर्द है मुझे। हाँ हाँ दीदी, संकोच मत कीजिए, मैं अभी आपका घड़ा भर देती हूँ। जैसे ही नैना घड़ा भरने के लिए नीचे उतरती है, सुनीता उसे धक्का मार देती है। नैना के हाथ से अपना और सुनीता का दोनों घड़े नदी में गिर जाते हैं। दीदी, घड़े तो पानी में गिर गए हैं, अब तो नहीं मिलेंगे। अरे ये क्या किया नैना तूने? एक घड़ा नहीं संभाल पाई? इतनी दूर से चल के मैं यहाँ आई हूँ, बता अब क्या करूँ? तूने तो सारा समय ही बर्बाद कर दिया। हे राम, दीदी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने जानबूझ के घड़ा गिराया है। मुझे नहीं पता कुछ भी नैना, तूने घड़ा गिराया तो अब तू ही मुझे घड़ा लाके दे। नैना वापस अपने घर की तरफ लौट ही रही होती है कि बूढ़ी अम्मा उसे आवाज लगाती है। अरे ओ नैना, अरे ओ नैना, कहाँ जा रही हो? आज मुझे पानी लाके नहीं दोगी क्या? अम्मा, मैं घर वापस जा रही हूँ। मुझसे दीदी और मेरा घड़ा नीचे गिर गया है। दीदी बहुत नाराज हो रही हैं। वापस आके आपका पानी भर दूं अम्मा? अरे बेटी, तुम क्यों इतना परेशान होती हो? अपनी बहन को भी बुला लो, मेरे पास बहुत से अतिरिक्त घड़े पड़े हैं, तुम उनमें से कोई भी ले सकती हो। तुमने मेरी इतनी मदद की है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। नैना और सुनीता अम्मा के इतने सारे घड़े देख के चौंक जाती है। सुनीता अपनी योजना सफल होते देख फूली नहीं समा रही थी। जहां नैना को अम्मा सोने का घड़ा दे देती है, तो वहीं सुनीता हीरे वाले घड़ा मांगती है। अम्मा उसे वो दे देती है। देखो बेटियों, आज तुम्हें इन घड़ों की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ये घड़े दे रही हूँ। मगर एक बात जरूर याद रखना, जब मुझे इन घड़ों की जरूरत हो तब मैं इन्हें वापस भी ले सकती हूँ, इसलिए इनका हमेशा सही इस्तेमाल ही करना और इन्हें ध्यान से रखना। जी अम्मा, हम समझ गए, आप चिंता मत कीजिए, हम इन घड़ों को सुरक्षित रखेंगे। पानी भर के नैना और सुनीता अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। सुनीता अपनी पति राजू को सारी बात बताती है। अरे वाह भाग्यवान, तुम तो अति चालाक हो। कितनी आसानी से तुम ये हीरा का घड़ा ले आई। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी इतनी समझदार है। सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कल ही जाके अम्मा को उनका ये घड़ा वापस कराऊंगी। किसी के अमूल्य सामान को यूं ज्यादा समय अपने पास रखना मुझे उचित नहीं लगता है। सही कह रही हो तुम भाग्यवान। तुम्हारी दीदी भले ही घड़ा वापस करें या नहीं, तुम जरूर ये वापस कर देना। सोने की घड़े को सुरक्षित रखना भी तो जरूरी होता है। हमें ये सब चिंता मोल नहीं लेनी। जहां नैना अगले ही दिन बूढ़ी अम्मा को घड़ा वापस कराती है, तो वहीं सुनीता तो उस हीरे के घड़े को अपने ही घर में छुपा के रख लेती है। जब भी मौका मिलता तो वो उस हीरे के घड़े को निहार लिया करती। उसकी चमक से ही मानो सुनीता की जिंदगी रोशन हो रही थी। फिर एक दिन अचानक गांव में पुलिस आती है। पता चलता है कि कोई चोर चोरी करके गांव के ही किसी घर में छिप गया है। पुलिस सबके घर की तलाशी लेती है। भीड़ में सुनीता भी खड़ी होती है। वो पुलिस को देखते ही परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये पुलिस कहीं हमारे घर भी तलाशी लेने ना आ जाए। अगर हमारे पास रखा हीरे का घड़ा इन्होंने देख लिया तो बहुत आफत हो जाएगी। अरे अरे, अब क्या करूं? पुलिस सुनीता के हाव भाव को समझ जाती है और उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ छुपा रही हो। सुनीता के घर की तलाशी लेने के लिए इंस्पेक्टर कह देते हैं। तलाशी करते ही पुलिस को सुनीता के घर में हीरे का घड़ा मिलता है। क्या
बिल? वो तो मेरे पास नहीं है, और कहाँ से खरीदा था वो भी कुछ याद नहीं, माफ कीजिएगा। न तो सुनीता के पास घड़े का कोई बिल होता है और न ही वो कुछ बता पाती है कि उसने घड़ा कहाँ से लिया है। जितना सुनीता से पूछा जाता है उतना ही वो डर में आके और चिंतित होती जाती है। पुलिस उसे संदिग्ध मान के ले जाने वाले होते हैं कि तभी बूढ़ी अम्मा वहाँ आ जाती है। बेटा, मुझे लगता है आपको एक अकेली औरत को यूं नहीं ले जाना चाहिए। क्या पता हिसाब किताब इनके पति करते हों। वैसे भी ये तो हमारे गांव के सबसे अमीर लोग हैं। कल जब इनके पति भी घर पे हों तब आप आ जाइएगा। पुलिस को अम्मा की बात ठीक लगती है और वो चली जाती है। बेटी, उस दिन मैंने तुम्हें जो घड़ा दिया था वो तुमने मुझे अभी तक वापस नहीं किया है। वो घड़ा मिलने के बाद से तुम घाट पे मुझे कभी दिखी ही नहीं। मुझे खुद ही यहाँ आना पड़ा है। लाओ, मेरा घड़ा मुझे वापस कर दो। कौन सा घड़ा अम्मा? मेरे पास आपका कोई घड़ा नहीं है। लगता है आपको भूलने की कोई बीमारी हुई है। किसी और को दिया होगा आपने कुछ। मेरे पास आपका कोई घड़ा वड़ा नहीं है। बूढ़ी अम्मा पहचान जाती है कि सुनीता की नीयत अब खराब हो गई है। वो पुलिस को इसकी सूचना दे देती है। कर्मों का फल सबको मिलता ही है। सुनीता और उसके पति राजू को पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो वहीं नैना के घर अम्मा जाती है। बेटी। जी बताइए अम्मा। आज आपने मेरी इस झोपड़ी में दर्शन दिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ ही आ गई हूँ। बेटी, मुझे तो पता ही है कि तुम कितनी शालीन हो। तुम्हारी जैसी बेटी पाना तो हर माँ का सौभाग्य है। दरअसल मैं तुम्हें आज एक सच बताने आई हूँ। पास की शहर में कई चोरियां हो रही थीं, इसलिए मैं एक अंडरकवर एजेंट यानी एक खुफिया पुलिस अफसर यहाँ आई थी। हमें इस गांव में एक विश्वसनीय अफसर चाहिए था, इसलिए हम ये सोने और हीरे के घड़े देकर ये देखना चाहते थे कि कौन चोर को पकड़ने के लायक है और कौन खुद ही छिपा चोर है। हमारी टीम ने ये निर्णय लिया है कि गांव की पंचायत का अध्यक्ष हम तुम्हें बनाना चाहते हैं। तुम विश्वसनीय हो और हमें एक मजबूत व्यक्तित्व वाले भरोसेमंद इंसान की ही तलाश थी। बताओ, क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? नैना अम्मा की सब बातें सुन के बहुत खुश हो जाती है और अध्यक्ष बनने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। जहां सुनीता और उसके पति को जेल जाना पड़ा, तो वहीं नैना और उसके पति के न सिर्फ आर्थिक हालात सुधरे बल्कि पूरे गांव में उनकी इज्जत भी बढ़ गई। ठीक ही कहते हैं, कर्मों का फल मिलता जरूर है।